हाल ही में अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ा कि मैं दिल्ली के लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाया। मैं दिल्ली की सड़कों को ठीक नहीं कर पाया। यमुना पहले से भी ज़्यादा दूषित हो गई है। अरविंद केजरीवाल के नाम से लोगों को नफरत हो गई है। लोग ये मानते हैं कि इसने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है। दिल्ली को इसने नर्क में तब्दील कर दिया, दिल्ली को इसने सलाम बना दिया है और वो स्वीकार कर रहा है इस बात को। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं उसके लिए दिल्ली वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा का मैनिफेस्टो क्या होगा। हम आपको मिलवाते हैं भाजपा के दक्षिण दिल्ली से सांसद, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष रामवीर विधुड़ी जी से। विधुड़ी जी, स्वागत है पहले तो आपका। आपने समय निकाला अमर उजाला के लिए हमारे लिए इतने व्यस्त समय में, चूंकि चुनाव का ऐलान हो ही गया है। तो उसी के साथ साथ जो हमारा पहला सवाल भी होगा कि भाजपा दिल्ली वालों को क्या दे रही है इस बार, कि जिससे जो बहुत लंबा अंतराल है सत्ता से बाहर रहने का भाजपा का, वो खत्म हो सके, वो सूखा खत्म हो सके। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने बना दी है। दिल्ली के लोग हमसे उम्मीद करते हैं प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति मिले। लोगों को ये विश्वास है दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, दिल्ली वासियों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली के लोग ये उम्मीद भाजपा से लगाकर बैठे हैं कि इस बार 100% दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दर्जनों बार दिल्ली वासियों से वायदा किया कि हम 24 घंटे क्लीन वाटर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ा कि मैं दिल्ली के लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाया। मैं दिल्ली की सड़कों को ठीक नहीं कर पाया। यमुना पहले से भी ज़्यादा दूषित हो गई है। हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए। ये अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है और दिल्ली के लोगों से अपील की है कि 5 साल उनको और दिए जाएं। अब दिल्ली के लोग उनको 5 साल देने वाले नहीं हैं। दिल्ली के लोग इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी को 5 साल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका भरपूर सहयोग 2025 में बनने वाली भाजपा की सरकार के साथ होगा। दिल्ली में लोगों को कम से कम 8 घंटे स्वच्छ जल मिल सके, उसकी व्यवस्था दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार करेगी। सर, जो आप अभी कह रहे हैं, बहुत दावे से कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसके पीछे अगर हम इसकी पृष्ठभूमि जानना चाहें आपसे कि किस ग्राउंड पे आप इन दावे से कह रहे हैं कि नहीं, आप भाजपा की सरकार ही बनेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी, उसी पहले आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सरकार वो बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग अपनी योजनाओं का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो लेकिन भाजपा ने अभी अपनी तरह से कोई ओपनिंग नहीं की है योजनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जहां तक जन कल्याणकारी योजनाओं की बात है, यदि आप ये पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के ऊपर जो बिजली के बिल आ रहे हैं, बहुत सारे सरचार्जेज लगाए हैं। आज दिल्ली में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है। हम 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, ये कोई अरविंद केजरीवाल की पार्टी की योजना नहीं है, ये दिल्ली सरकार की योजना है।
हम इस योजना को लागू करेंगे, लागू रखेंगे, जारी रखेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार, अरविंद केजरीवाल लगातार ये प्लेस कर रहे हैं पब्लिक के बीच में कि भाजपा जैसे आएगी, जो योजनाएं अभी कंटिन्यू कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसको बंद कर देगी। नहीं, हम क्या करेंगे उसके बारे में हमें बताने का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल उन्होंने क्या किया, वो क्या करना चाहते हैं वो बताएं लोगों को, हमें कोई उसके ऊपर ऐतराज नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है तो उसका फैसला तो हमको करना है, अरविंद केजरीवाल तो नहीं कर सकते। लेकिन बता भी तो नहीं रहे ना आप लोग। नहीं, हम बता रहे हैं ना, आप सुनिए। 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है उसके ऊपर बहुत सारे सरचार्जेस लगाए जा रहे हैं। बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। हम 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, जैसे मैंने कहा, ये कोई अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कोई योजना नहीं है, दिल्ली सरकार की योजना है। हम इसको जारी रखेंगे और जो अनाप शनाप जो बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं उनको ठीक करेंगे। शायद ये पहली बार होगा जब ऑफिशियली भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी, मैनिफेस्टो की कमेटी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं, स्पेसिफिक बिजली पे कह रहे हैं कि 200 यूनिट की जो बिजली दिल्ली वालों को फ्री मिल रही है वो आगे भी कंटिन्यू, जो भी योजनाएं हैं, जो अभी नहीं स्पेसिफिक हम योजनाओं पे आ रहे हैं। पीएम ने तो बोल दिया है कि सारी योजनाएं कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन बिधूड़ी साहब जो हैं वो स्पेसिफिक उस पे जा रहे हैं, बिजली पे जा रहे हैं कि बिजली के लिए बोल रहे हैं ये कि जो 200 यूनिट की बिजली मिल रही है, सब्सिडी जो दी जा रही है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा भी कुछ बनती है, इसके अलावा भी कुछ इसके अलावा बिजली में स्पेसिफिक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने या उनकी पार्टी की सरकार ने ढोल बजा बजा कर कहा कि हम दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी स्वीकार कर लिया कि हम पानी नहीं दे पाए। हम 20,000 लीटर जो मुफ्त पानी देने की जो घोषणा अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार की ओर से की गई उसको जारी रखेंगे। इनकी सरकार के समय में 20,000 लीटर पानी मिल नहीं रहा क्योंकि पानी है ही नहीं इनके पास। हम दिल्ली के लिए पानी लेकर आएंगे। आप कहेंगे कहां से लेकर आएंगे? हम मुरादनगर से 150 एमजीडी पानी लेकर आएंगे जो हमारे हिस्से का पानी ये नहीं लाते। हम हिमाचल से पानी लेकर आएंगे और जब बरसात होती है तो सारा बरसाती पानी यमुना से बह जाता है, समुद्र में जाकर गिरता है। हम यमुना के किनारे जो खेती बाड़ी की जमीन है उसमें बड़े बड़े गड्ढे खोद के उस बरसाती पानी को स्टोर करेंगे और उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। दूसरा बार अनाउंसमेंट अमर उजाला के फोरम पे विधूड़ी जी कर रहे हैं कि पानी जो अभी आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो दे रही है और विधूड़ी जी के हिसाब से वो दे भी नहीं पा रही है। स्रोत भी यमुना ही है सबसे बड़ा। एक तो ये कि सुनिश्चित करेंगे कि पानी की सप्लाई हो, दूसरा ये कि जो फ्री मिल रही हो कंटिन्यू रहेगी और यमुना को सफाई को लेके भी इसमें जो है जो अभी तक हो नहीं पाया, सिर्फ राजनीति हो रहा है। सफाई भी हमको लगता है कि सफाई को लेके क्या प्लान रहेगा? नहीं, पहले तो हम लोग क्योंकि जो उनकी तीसरी योजना है, कहते कि हम दिल्ली की महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की व्यवस्था करने की बात आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। अरविंद केजरीवाल जी भी इसका श्रेय लेते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से विधानसभा के अंदर सवाल करता रहा कि आपके पास सर एक बार बसें ही नहीं है। सर एक बार फिर आप रोकेंगे क्योंकि विधूड़ी जी ने ये कहा कि विधानसभा के अंदर, तो अपने दर्शकों को हम स्पष्ट कर दें कि सांसद बनने के पहले विधूड़ी जो है नेता प्रतिपक्ष थे दिल्ली विधानसभा में। सर कंटिन्यू करिए। तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले 2013 में ये घोषणा की थी कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार हो चाहे आतिशी की सरकार हो, पिछले 10 सालों में डीटीसी के लिए एक नई बस नहीं खरीद पाए। जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने 2013 में, डीटीसी के पास 6,500 बसें थी। अब उनकी संख्या घटकर 2,500 रह गई है और ये बसें भी आउटडेटेड हो गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से
सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। तो आप जो फिगर सर दे रहे हैं, अगर 6.5 में से 2,500 बची हुई हैं, एक चीज दूसरा 2,500 भी खत्म हो गए तो कोलैप्स कर जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोलैप्स तो कर गया ना। 1400 इलेक्ट्रिक बसें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई है। महिलाएं बस स्टैंड पर घंटों घंटों खड़ी रहती हैं, बस आती नहीं। हम इस योजना को, ये जो महिलाओं के लिए जो मुफ्त सफर की व्यवस्था की है, इसको जारी रखेंगे और दिल्ली के लिए कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया तो है। अभी तक सर जो फ्रीबीज का जो सिस्टम है, जो इन्होंने किया है और काफी चर्चा में भी है, फ्री महिला सम्मान और संजीवनी को लेके, तो भाजपा के जो ये है कि क्या होगा भाजपा क्या है? मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूं कि डीटीसी में महिलाओं के लिए सफर की व्यवस्था भाजपा की सरकार बनने के बाद भी जारी रहेगी। इनके पास महिलाओं के लिए बसें नहीं है। हम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर दिल्ली वासियों के लिए बसें उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से इंप्रूव कर जाए। तीसरी जो बड़ी योजना है आम आदमी पार्टी सरकार की, जो ये आम आदमी पार्टी कहती है, अरविंद केजरीवाल कंटिन्यूसली कहते हैं कि बसों में जो महिलाएं फ्री सफर कर रही हैं, तो विधुड़ी जी ये भी आश्वस्त कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा, एक चीज। दूसरा, ये सुनिश्चित करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है बसों की, एडिशनल 10,000 बसों को ऐड करके इस बेड़े में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इंप्रूव करेंगे, जिससे महिलाओं को लंबे वक्त तक बस स्टॉप पे बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर यही है। चौथी बात, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर पाई। संजीवनी योजना का ऐलान किया हुआ है उन्होंने। हाँ, उससे मच बेटर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है। लेकिन एक आरोप वो लगाते हैं बराबर कि जिसके पास साइकिल है, जिसके पास स्कूटर है, जिसके पास फ्रीज है, उनको जो है आयुष्मान योजना का फायदा नहीं होगा, और हम जो है BMW में चलने वाले को भी जो है फ्री इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। देखिए, 10 साल से उनकी सरकार है। किसने उनके हाथ को रोका था? किसने उनकी कलम को रोका था? जब हमने ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया कि अरविंद केजरीवाल आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे हैं, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। अब जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, अमीर और गरीब पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि जो दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र 70 साल है, 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उन सभी के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की है। और आज पूरे देश भर में लाखों हमारे वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि ये योजना केवल गरीब लोगों के लिए है, या जो मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा, तो मैं उनको जानकारी दे रहा हूं। पहले वो जानकारी ले ले अच्छे से, और फिर आपके चैनल पर आकर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। आप एक खुली चुनौती भी दे रहे हैं अमर उजाला के फोरम पे, अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चर्चा करना चाहते हैं तो आप तैयार हैं? मेरे लिए मेरे जीवन का वो सबसे अच्छा दिन होगा। मैं पिछले 5 सालों से लगातार प्रयास करता रहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ लीडर पोजीशन की एक बार किसी चैनल पर, कहीं किसी गांव के चौपाल पर दिल्ली के मुद्दों को लेकर चर्चा हो जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी। सर मैसेज अगर आता है, क्योंकि हमारा ये आपका इंटरव्यू सुनेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उनके लीडरान, तो अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है तो जरूर ऑफर करेंगे, हम आपको मंच में मुहैया कराएंगे, आप उनसे रूबरू हो सीधी। मुझे बहुत खुशी होगी। सर कंटिन्यू करते हैं इसको कि जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस की तो आपने बात कर दी और सुनिश्चित भी किया कि वो फ्रीक्वेंसी भी इस तरह से होगी, सुनिश्चित होगा कि बस सर्विस मिले होंगे। एक बड़ा जो है महिला सम्मान योजना को लेके है, क्या उसके लिए भाजपा कुछ ओपन करेगी? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री थे।
उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली विधानसभा में बजट पेश हुआ 2024-2025 का। आप बजट की कॉपी उठा के देखिए, बजट की प्रतिलिपि। बजट में क्या लिखा गया है कि हम दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन देंगे। उस बजट को दिल्ली विधानसभा से पारित करवाया गया, हमने भी उसमें सहयोग किया। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी ली गई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मंजूरी ली गई, और उसके बाद भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति दी और बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, 2,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? आपको किसने रोका? आपने महिलाओं को वो 1,000 रुपया पेंशन क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐलान कर दिया कि महिलाएं आके फार्म भरें। लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी। मुझे मेरे समर्थक कहते थे कि ये महिलाएं पेंशन के लिए लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं, फार्म भरवा रहे हैं, इससे नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कुछ नहीं, चुनाव के नतीजे आएंगे ना, उसके बाद हम बात करेंगे। इधर इसमें भी उनका जो आपने कहा कि किसने रोका हुआ था, तो जो उनका अपना वर्जन है उसके हिसाब से वो भी आरोप आप ही पे लगा रहे हैं कि आप एक बार उन्होंने, आप लोगों ने उनको जेल भेज दिया। एक बार देखिए, जब दिल्ली विधानसभा बजट को मंजूरी दे देती है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिल जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मंजूरी मिल गई, भारत की राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिल गई, फिर कोई नहीं रोक सकता उनको। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, धोखाधड़ी की है। उनसे पूछो कि लोकसभा के चुनाव से पहले फार्म क्यों भरवाए गए, और ये कहा कि जैसे लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा हम महिलाओं को 1,000 रुपये पेंशन उनके खाते में भेज देंगे। क्यों नहीं गई? अब फिर नाटक कर रहे हैं। आपको मालूम है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं के खाते में 1,500 रुपया पेंशन के रूप में डालेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां भी वायदा किया गया। दिल्ली में करेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के लोगों से भी वहां हमारी सरकार नहीं बनी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, 4 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 राज्यों के मतदाताओं से वायदा किया, यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम 1,500 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो चारों राज्यों में महिलाओं के खातों में पेंशन जारी है। हमने अपना वायदा पूरा किया है। तो अब लोग समझ जाएंगे ना कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, यदि लोगों से कोई कमिटमेंट करते हैं, वचन देते हैं, तो उसको पूरा करते हैं। जिन सर आप नहीं कर रहे हैं जी, कि दिल्ली में भी इस तरह का कोई ऐलान होगा? अभी आने दीजिए ना मैनिफेस्टो, अभी आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर, सरप्राइज सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सरप्राइज करेंगे। अब क्या करेंगे? जब आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसके बाद ही फिर आप का मैं रिएक्शन चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो काम ये नहीं कर पाए वो काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में करेगी। मतलब परोक्ष रूप से आप ये कह रहे हैं? मैंने आपको स्पष्ट रूप से भले नहीं कर रहे हैं, परोक्ष रूप से मैं बता रहा हूं ना, इस तरह की कोई योजना होगी नहीं। पहली बात तो ये है कि अभी मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, हमने 4 प्रांतों में वायदा किया तो हमने अपना वायदा पूरा किया ना, लोगों को भरोसा है। और दिल्ली में यदि हम मैनिफेस्टो में ये कमिटमेंट करते हैं तो हम अपने वायदे को निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहां से देंगे? आज उनके पास अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं ना कि अगर आप
हाँ बोल देते हैं, तो हम लोगों के लिए एक्सक्लूसिव ये वो होगा, अनाउंसमेंट होगा आपकी तरफ से, भाजपा की तरफ से। नहीं, 3-4 दिन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मोदी जी इंतजार करते हैं हाँ, कि 3-4 दिन बाद क्या होता है। बिल्कुल। सर एक बड़ा मुद्दा पॉल्यूशन का है यहाँ पे, वो चाहे एयर पॉल्यूशन हो चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, उसके लिए भाजपा ने क्या कार्य योजना बनाई हुई है? देखिए, दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, ये बात हम नहीं कह रहे, ये WHO ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित होगी, उसके 2 कारण बताए हैं। एक कारण कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। और दूसरा कारण क्या बताया? रेगुलर पॉल्यूशन जो है मेजर सोर्स है, वो अलग अलग स्टडी भी बताती है सर। दूसरा कारण क्या बताया है? दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं। जब गाड़ियां चलती है सड़कों पर, गड्ढों से होकर गुजरती है, धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है, और PM2.5 सबसे ज्यादा जनरेट होता है धूल से। धूल और वेहिकुलर। हमारा पहला काम होगा कि हम दिल्ली के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करेंगे, प्रदूषण का स्तर नीचे आ जाएगा। दूसरा काम, जिस तरह से लगभग 80,000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में अनेक फ्लाईओवर्स, हाईवेज बनाए हैं, दिल्ली के अंदर जितनी भी PWD की सड़कें हैं, MCD की सड़कें हैं जो टूटी फूटी पड़ी हैं, जर्जर हालत में है, हम वर्ल्ड क्लास सड़कें दिल्ली के लोगों को देंगे, और वर्ल्ड क्लास सड़कें हमने दी है। आज आप जाके दिल्ली का तीसरा रिंग रोड देखिए, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। आप मेरे एरिया में जाइए, कालंदी से लेके मीठापुर चौक से होते हुए बड़ौदा मुंबई हाईवे तक, जो 6 लेन का हाईवे जा रहा है, जिसके ऊपर 6,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जरा जाके देखिए ना उसको। सर बावजूद दिल्ली का ट्रैफिक जो है, दिल्ली इनर का ट्रैफिक जो है, वो वैसे ही कंजेशन। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि हम क्या कदम उठाने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि केंद्र में आपकी सरकार है, आपने क्या किया? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले दिल्ली में 60,000 ट्रक्स एंटर करते थे। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में वायदा किया था कि हम दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाएंगे और दिल्ली में ट्रक्स की जो एंट्री है उसको बैन करेंगे। पेरिफेरल रोड बनाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नया पैसा उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया। 60,000 ट्रक्स की एंट्री बैन हो गई। आप जाइए बदरपुर क्षेत्र में, मेरी पार्लियामेंट सीट में पड़ता है, NTPC की लगभग 1,000 एकड़ जमीन पर राखी का ढेर था। मोदी जी ने उस 1,000 एकड़ जमीन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनवाया है। उसमें जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, सफारी है, चिड़ियाघर है, बोटिंग लेक है, अनेक पार्क डेवलप किए गए हैं। 50,000 दरख्त लग चुके हैं। मिट्टी डाल के, पीली मिट्टी डाल के घास लगाई गई है। आज पूरी उस एरिया की तस्वीर बदल गई। और जब उसके ऊपर राखी का ढेर था, हवा चलती थी, राखी उड़ती थी, लोगों के घर में जाके गिरती थी, खाने के ऊपर गिरती थी, कपड़े काले हो जाते थे, लोग टीबी और कैंसर से पीड़ित हो रहे थे। तो आज मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के बदरपुर में दिया है। यही हाल गाजीपुर का भी है, जो कूड़े के पहाड़। मैं आता हूं उस पर। अभी आप देखिए, प्रगति मैदान के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है। 1,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया है। 20% अरविंद केजरीवाल की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था, नहीं दिया उन्होंने। मोदी जी ने कहा कि ये काम नहीं रोकना है। 100% मोदी जी की सरकार ने उस टनल को बनाने पर धनराशि खर्च की। अब आप आइए कर्तव्य पथ, देखिए ना, आज ग्रीन टी बड़ी है, नेशनल वार मेमोरियल बड़ा है, वहां भी अनेक दरख्त लगाए गए हैं। आप यमुना के किनारे जाइए, सराय काली खां में आप जाके देखिए,
डीडीए की जितनी खाली जमीन पड़ी थी, मोदी जी के मार्गदर्शन में उस जमीन के ऊपर बहुत सुंदर पार्क विकसित किए हैं। आज हजारों लोग जा रहे हैं पार्कों को देखने के लिए। आप जाइए द्वारका में, 140 एकड़ जमीन के ऊपर भारत वंदना पार्क मोदी जी की सरकार बना रही है। उसकी नींव भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने रखी है। लगभग वो बनकर वो वंदना पार्क तैयार हो गया है। ग्रीनरी बढ़ी है ना। जो भी हाईवेज NHAI के द्वारा या भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से श्री नितिन गडकरी जी की देखरेख में, मोदी जी के मार्गदर्शन में बनाए जा रहे हैं, तो हाईवेज के किनारों पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में ग्रीनरी और बढ़ जाए। दिल्ली में यदि हमने तीसरा रिंग रोड दिया है, आप उस रिंग रोड को जाके देखिए, आप लंदन और पेरिस की सड़कों को भूल जाओगे। 26 फ्लाईओवर थे, 18 अंडरपासेज है। तो दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था जब ठीक होगी तो दिल्ली में प्रदूषण भी कम होगा और दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक होगी। तो मोदी जी की सरकार ने अपनी ओर से कुछ कदम उठाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से, क्या आपने कोई एक भी फ्लाईओवर बनाया? क्या एक अंडरपास बनाया आपने? ये तो गिनाते हैं, एक बहुत नहीं, एक अंडरपास बनाया आश्रम का, नाखून कटवा के शहीद हो रहे हैं, केवल एक। और उसको भी जरा जाके देखिए उसकी हालत कैसी है, केवल एक। तो मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कैसे नीचे लाया जाए अनेक कदम उठाए हैं। सर, ये तो एयर क्वालिटी का हो गया, इम्प्रूव करने का जो कि भाजपा की कार्य योजना है। यमुना बड़ा मुद्दा है यहाँ का। यमुना के लिए यमुना एक्शन प्लान मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जब भारत के जल मंत्री श्री नितिन गडकरी जी थे, उसके बाद शेखावत जी आए, दोनों ने अलग अलग समय में 8,500 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार को उपलब्ध कराए यमुना की सफाई के लिए। जो 18 नाले यमुना में गिरते हैं, यमुना में गिरने से पहले लैंड उपलब्ध हो गई, वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे। एक भी सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना। क्या बजट ट्रांसफर कर दिया गया था दिल्ली को? पैसा दे दिया। भारत सरकार के जल मंत्री आदरणीय श्री शेखावत जी ने, गजेंद्र शेखावत जी ने अनेकों बार चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को कि भाई हमने जो पैसा यमुना की सफाई के लिए आपको उपलब्ध कराया है उसका हिसाब तो दे दो। आज तक हिसाब नहीं दिया। पूछो इनसे कि आपको कितना पैसा भारत सरकार से मिला है, और मिला है तो पैसा कहां खर्च किया है। अगर उसी पैसे को ये खर्च कर देते तो यमुना क्लीन हो जाती। हम लोग सरकार में आएंगे 8,500 करोड़ रुपया। हम जो 18 नाले यमुना में गिरते हैं वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, यमुना को गहरा करेंगे, उसकी गाद निकालेंगे, यमुना क्लीन हो जाएगी। इनके पास ना समय है, ना इनके पास विजन है, सर आप मतलब ना इनके पास नियत है, ना इनके पास नीति है, ना इनके पास नेता है। हमारे पास मोदी जी जैसे नेता भी है, उनके पास नियत भी है, नीति भी है, और हम करेंगे। सर, चूंकि आप नेता नियत नीति की बात किए हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल लगातार ये आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का सीएम का फेस कोई दिल्ली में है ही नहीं। देखिए, वो इश्यूज पे कोई बात करें। इनका एजेंडा नहीं है। ये दिल्ली के लोगों के सामने ये इश्यू नहीं है। दिल्ली के लोगों के सामने आज सवाल खड़ा हुआ है कि दिल्ली लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे, क्योंकि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई। लोग इस पर सुनना चाहते, क्या करेंगी ये राजनीतिक पार्टियां। आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो बहुत दूषित है। इस पर लोग सुनना चाहते कि हम इसके लिए क्या उपाय करेंगे। अब ये चेहरे की तरफ ले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपके चेहरे से कई चेहरे हमारे पास बहुत अच्छे हैं। इस बार चेहरा हाँ, कई बहुत अच्छे चेहरे हैं,
इनको मुझे लगता है अपना चेहरा ही बहुत अच्छा लगता है। हम जो भी अपना दिल्ली का नेता उनके बगल में खड़ा कर देंगे, दिल्ली के लोग कहेंगे ये भाजपा का चेहरा बहुत अच्छा है। तो इस बार सर चुनाव में फेसलेस जाना है कि किसी फेस को लेके आना है? देखिए, ये फैसला तो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को करना है, मुझे नहीं करना है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, हम दिल्ली वासियों की जो अनेक कठिनाइयां हैं उनके समाधान के लिए हम क्या कदम उठाएंगे, हमारे पास क्या योजना है, मैं उसके बारे में आपको अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से जानकारी दे सकता हूं। पॉलिटिकल एक सवाल और लेते हैं। हमें लगता है कि पॉलिटिकल ओवरऑल सारे इशू जो हैं दिल्ली को कवर अप हो गए हैं। एक इशू जो आज चर्चा में रहा है, ये कहाँ कवर हुए? अब दिल्ली में हमारा जो हेल्थ सिस्टम इतना खराब हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल से बूचड़ खाने से ज्यादा उनकी हालत खराब है। जबकि वो दावा करते हैं कि शिक्षा मॉडल उनका शिक्षा वो बेस्ट कहते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। 25,000 टीचर्स की कमी है आज दिल्ली के स्कूल्स में। 76 पुराने स्कूल्स बंद हो गए, 25 नए कॉलेजेस खोलने थे, एक नहीं खुला। 500 नए स्कूल खोलने थे, एक नहीं खुला। कम से कम 60% ऐसे स्कूल है जहां साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? जबकि इनका तो कहना है कि इनका एजुकेशन मॉडल जो है वो ऑल ओवर इंडिया सबसे बेहतर है। इन्होंने नंबर भी गिनाया था उस दिन जब पीएम मोदी की रैली थी। आपको मालूम है वो 13वें नंबर पर हैं, आए ना आपके चैनल पर। सरकार के कागजात निकाल के लाए, सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है। और मैं भी आता हूं, एजुकेशन के मामले में दिल्ली का नंबर 13वां है, छोटे छोटे राज्य उनसे आगे हैं। सर सियासी मुद्दा आजकल बहुत अभी 2 दिन से गरमाया हुआ है, शीश महल और राजमहल। काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं ये लोग। देखिए, बात ये है कि जब हम बीजेपी कहती है शीश दो महल दिखाओ। दो ऐसे मुद्दे हैं। मैंने अरविंद केजरीवाल को एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन को कम से कम मैं अपना हित देखूं, अपनी पार्टी का हित देखूं, और मैं दिल्ली के हित के बारे में बात ना करूं तो मुनासिब नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने जब अपना शीश महल बनाने का काम शुरू हुआ, उस समय कोरोना काल था। मैंने उनको कहा था कि ये आप जो पुराने घर को तोड़कर अपने लिए नया घर बना रहे हैं, और 10 करोड़ रुपया उसके लिए दिल्ली सरकार ने मंजूर कर दिए हैं। कोरोना काल है, पुराना घर आप तोड़कर नया घर बनाएंगे, जो मेरी जानकारी थी पुराना घर तोड़ने की आपने कंपीटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली है। नया घर बनाने के लिए आपका नक्शा नहीं पास हुआ है। बगैर नक्शे उन्होंने शीश महल बना दिया, नक्शा पास नहीं हुआ। अपने सलाह दी थी उस समय दी, मैंने कहा कि आप मत करिए, ये इलीगल काम आप कर रहे हैं। और जो पुरानी कोठी है इसको आप कंपीटेंट अथॉरिटी की अनुमति के बगैर नहीं तोड़ सकते हैं। शीश महल के अंदर अंग्रेज के समय के जो पेड़ थे, बड़े बड़े दरख्त। चलिए, बात आपको फिर रोकेंगे, माफी चाहते हैं उसके लिए। सर, बार बार शीश महल का जिक्र कर दें तो अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि सिविल लाइंस में दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पे 6ठा नंबर का जो मकान है, वो वहाँ पे सीएम अरविंद केजरीवाल जब थे सीएम तो वहाँ रहते थे, तो उसको उन्होंने मॉडिफाई कराया है। और भाजपा उसी जो है आवास को शीश महल का नाम दे रही है। मॉडिफिकेशन की बात नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मॉडिफाई नहीं किया है। पुराने घर को तोड़ दिया और उसके स्थान पर नया घर बनाया गया, नया शीश महल बनाया गया है, जिसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। अभी तक तो भाजपा कहते थे शीश महल, हाँ, एक आम आदमी दिलचस्प- पार्टी भी एक कहने लगी। दिलचस्प वो दिखा कल कि संजय सिंह भी खुद कल कह रहे हैं कि हम शीश महल दिखाएंगे मीडिया वालों को, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो उन्होंने प्लेस किया, पीएम आवास को प्लेस किया। आप विधानसभा की जो पुरानी कार्रवाई उठा के देखो। मैंने एज ए लीडर पोजीशन दिल्ली विधानसभा में मेरे सभी भाजपा के विधायकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हम आपका शीश महल देखना चाहते हैं। हमने उसके लिए उनके घर के बाद धरना भी लगाया, प्रदर्शन भी किया। कभी उन्होंने हमको एंटर नहीं करने दिया। जब हम आग्रह कर रहे थे तो हमारा आग्रह स्वीकार नहीं किया। अब तो शीश महल का पोजीशन उनके पास है ही नहीं।
चाबी नहीं है उनके पास तो दिखाएंगे कहां से? जब दिखा सकते थे, जब अरविंद केजरीवाल जी उस घर में रह रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे आग्रह को क्यों नहीं स्वीकार किया? स्वीकार इसलिए नहीं किया कि कानून कायदे का उल्लंघन करके अनेक अनियमितताएं की गई और 179 करोड़ रुपया जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था, जो डेवलपमेंट के कामों पर खर्च होना था, जो छात्र छात्राओं की शिक्षा पर खर्च होना था, जिस पैसे से दिल्ली में अनेक कॉलेज खुल सकते थे, अनेक स्कूल हॉस्पिटल खुल सकते थे, वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा एक अच्छी कोठी जो बनी हुई थी उसको तोड़कर। सीएजी की भी कुछ रिपोर्ट आई है इस पे। सीएजी क्या कह रही है वो तो सीएजी बताएगी। मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना। मैंने पुरानी कोठी टूटती हुई देखी है। इनकी बगल में 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, उनको टूटते हुए देखा, उनको मुख्यमंत्री निवास का पार्ट बनते देखा है। और इनकी बगल में वाइस चेयरमैन डीडीए की कोठी थी, दिल्ली के होम सेक्रेटरी की कोठी थी। उन दोनों कोठियों को भी मुख्यमंत्री निवास में शामिल कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल, आप तो कहते थे मुझे 2 कमरे का घर चाहिए, आपने तो 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स वो जबरदस्ती खाली करा लिए, तोड़ दिया गया। और फिर उनको कॉमनवेल्थ गेम्स में 6-6 करोड़ रुपए के फ्लैट देने पड़े, 126 करोड़ रुपया खेलगांव में। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम अच्छा नाम के पास जो। हाँ भाई, अब पूछो इनसे, ये 126 करोड़ रुपया अगर नए कॉलेजेस खोलने के ऊपर खर्च होता, हॉस्पिटल खोलने के ऊपर खर्च होता, नए स्कूल्स खोलने पर खर्च होता, या हमारे छात्र छात्राओं की शिक्षा पर खर्च होता, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ता या नहीं बढ़ता? संजय सिंह के इस सांसद संजय सिंह के स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं आप कि हम देखिए क्या है, दिखा रहे हैं आप ये मैंने एक बात हाउस के अंदर भी कही। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक ही बात सिखाई है कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। और यही बात हिटलर कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मान लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से झूठ बोलते रहे। 24 घंटे हम पानी दे रहे हैं, 24 घंटे पीने का पानी दे रहे हैं। हम लोगों को 2015 में यमुना में डुबकी लगवा देंगे। हम दिल्ली में पेरिस और लंदन वाली सड़कें बना रहे हैं। अब 2 दिन पहले देखो ना क्या बोला है, कहते हम नहीं कर पाए। तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना, लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, याददाश्त बहुत कम होती है। लोग, इनको मालूम है आज मैं कोई बात कह रहा हूं, कल लोग भूल जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल बताए तो सही कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ जो वायदे किए। आज ओल्ड एज पेंशन बंद पड़ी है 2018 से, ये वरिष्ठ नागरिकों की बात करते हैं। मोदी जी की सरकार दिल्ली के गरीबों को मुफ्त राशन देती है, 72 लाख लोगों को राशन मुफ्त दे रही है। राशन कार्ड बना के नहीं दे रहे, आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। तो जो इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, पूरे देश भर में दर्जनों किसान जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की सरकार ने शुरू की है। दिल्ली में उनको लागू नहीं होने दिया। कृषि मंत्री इनको लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमसे पैसा ले लो इन योजनाओं के लिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं वो राज्य सरकार के मार्फत ही उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो क्या इनके पास कोई जवाब है क्या? नरेश जी, वो अभी ये भी आरोप लगाते हैं कि सिर्फ जब चुनाव होता है तो चाबी बांटने चले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि इतने दिनों तक 2 साल, जैसे लोकसभा के टाइम में भी बता रहे हैं कि चाबी बांटने चले आए जो ईडब्ल्यूएस का, फिर अभी जो विधानसभा चुनाव है इसमें भी बांटने चले आए। अब बाकी का जो टेन्योर होता है उसमें जो है गरीब जनता को जो है फ्लैट, पक्के मकान नहीं। मैं आपके इस इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी पीडब्ल्यूडी ने सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया, क्या एक झुग्गी वासी को कोई प्लॉट दिया है या कोई पुनर्वास बस्ती में कोई मकान देकर उनका पुनर्वास किया है? मोदी जी 6,500 झुग्गी वासियों को रहने के लिए फ्लैट दे चुके हैं और एक फ्लैट की कीमत जो खर्च आ रहा है 25 लाख रुपया। यदि आज वो झुग्गी वासी मार्केट में उस फ्लैट को बेचे तो कम से कम उसको 40 लाख रुपया मिल जाएगा। केवल 1,40,000 झुग्गीवासी को देना पड़ रहा है।
अरे अरविंद केजरीवाल, आपने कुछ किया नहीं। अगर मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया दिल्ली के गरीबों के लिए, तो फिर अच्छा कहने में क्या जा रहा है? कोई पैसा लग रहा है क्या? कोई अच्छा काम किया है उनका तो मोदी जी ये ने? भी आरोप लगा रहे हैं कि सारे झुग्गे जो है तोड़ देंगे और आप लोग को सड़क पे आना पड़ेगा अगर भाजपा की सरकार आती है तो। लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था तब भी यही आरोप लगाया गया कि लोकसभा में ये जीत कर आएंगे तो झुग्गी तोड़ देंगे। 2024 में भी लगाया, 2014 में भी लगाया, 2019 में भी लगाया। क्या वजह रहती है सर कि लोकसभा में तो बीजेपी 7 सीट ले लेती है और विधानसभा में जाके जो है पिछले 27 सालों से वो नहीं। मैं इस बार आपको बता रहा हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, नोट करिए इसको और फिर हम मिलेंगे। तो कितना पार, वो वाला चीज जो होता है बराबर, जब मैं भाजपा कितना पार? 50 पार। 50 पार। जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का 70 में तो लोगों ने कहा बिदुरी साहब, हम आपको केवल लोकसभा में ही नहीं जिता रहे हैं, 52 सीटें जीते हम। लोकसभा का जो रिजल्ट आया, 52 विधानसभाओं में हमारी लीड थी। लोगों ने कहा कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा, इससे भी ज्यादा जो वोट अब हम आपको दे रहे हैं उससे भी ज्यादा देंगे विधानसभा के लिए। अरविंद केजरीवाल के नाम से लोगों को नफरत हो गई है। लोग ये मानते हैं कि इसने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है, दिल्ली को इसने नर्क में तब्दील कर दिया, दिल्ली को इसने सलम बना दिया है, और वो स्वीकार कर रहा है इस बात को। जो बात हम कहते थे कि सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। पुजारियों के बीच बड़ा चर्चा के विषय बने हुए हैं अभी जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, जबकि ये भाजपा का हर बार आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया इनको। प्रोटेस्ट की बात छोड़िए, हमने 2 दर्जन बार ये मुद्दा विधानसभा में उठाया, प्रदर्शन किया, धरना किया, तो किसने रोका था इनको? भाई आप मस्जिदों को, इमामों को आप वेतन दे सकते हो, दीजिए, उनके सहायक को आप वेतन दे सकते हो, दीजिए। लेकिन हमने उसके साथ साथ ये आग्रह भी किया कि दिल्ली में रविदास मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है और अनेक मंदिर है, हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है, अनेक मंदिर है, अनेक गुरुद्वारे हैं। तो मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी जितना वेतन आप मौलानाओं को दे रहे हो, इमामों को दे रहे हो, उतना तो इनको भी दे दीजिए। इस पे भी सर एक सवाल है कि 1.5 लाख के करीब में संतोष जी यहाँ पे पुजारी हैं और 30-29 हजार मंदिर हैं। तो ये बजट कहाँ से आएगा? दिल्ली के बजट से जो इतना फ्रीबी चल रहा है, बजट से इंक्रीज कर जाएगा या समकक्ष रहेगा? आपने कहावत सुनी है, सूत न कपास, और आगे क्या है, क्या कह रही है एक माई? इनकी सरकार के पास, मैंने पहले आपको कहा है कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं है। सूतना का पास और लट्ठम लट्ठा किसमें हो रही है? जुलाओं में। अरे इनके पास खजाना इनका खाली पड़ा है। जो जल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज वो 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। अगर जल बोर्ड की एक पाइपलाइन लीक हो जाए तो उसकी मरम्मत करने का पैसा नहीं है इनके पास। पूरी दिल्ली सरकार इन्होंने कंगाल कर दी है। तो फिर क्या कहेंगे? सूतना कपास, जुलाहों में लट्ठा। तो फिर भाजपा अगर सत्ता में आती है तो इस स्थिति में आ जाएगी तो फिर डेवलपमेंट का काम कैसे हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी है ना। लोग कहते हैं ना, मोदी जी है तो मुमकिन है। नियत होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है। कोई जवाब है इनके पास? क्या कोई जवाब देंगे? ये एक्साइज पॉलिसी पे जरा पूछो इनसे। मैंने हाउस के अंदर कहा था कि आप जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं, जिसके समर्थन में इन्होंने ये कहा कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी है, वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो जाएगी, दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में सैकड़ों शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर खोल दिए गए। मैंने हाउस के अंदर कहा था इस नई एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लो
और यदि मैं रिहायशी क्षेत्रों में जहां आपने शराब के ठेके खोले हैं, अगर मैं इनको बंद करवाने में विफल हो गया तो मैं इस हाउस में भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं इस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा और राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। हाउस में स्पीकर साहब ने कहा, ये रिकॉर्ड पे आ गया है विदुर जी, कल आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, मैं इनकी दूंगा। भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर लड़ा कि एक्साइज पॉलिसी जो लाई गई है वो गलत है, मास्टर प्लान का वॉल्यूशन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते। ठेके बंद हुए और नई एक्साइज पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ दिल्ली सरकार को। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था जो आपने लुटा दिया। यही 3000 करोड़ रुपया दिल्ली के डेवलपमेंट पे खर्च होता, ये 3000 करोड़ रुपया दिल्ली में प्रदूषण को कम करने पर खर्च होता, ये 3000 करोड़ रुपया में हम डीटीसी के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदते, तो क्या दिल्ली की तस्वीर बदलती या नहीं बदलती? तो जो अरविंद केजरीवाल ने घोटाले की हैं, जो उसका मिसमैनेजमेंट रहा है, और कौन सा बेहतर काम किया अभी तक के जो आकलन आपने किया पिछले 10 साल? अभी सरकार ने जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या दिल्ली के लिए क्या 1, 2 या कुछ 10 एक सबसे अच्छा काम किया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि बेचारे भोले भाले लोग विश्वास कर लेते। ये सबसे अच्छा काम उन्होंने किया। तो हम लोग लगता है कि आखिरी चरण पे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो किस्से का जैसे अभी हम लोगों की जो बात हो रही थी, अगर दिल्ली की सियासत में देखा जाए, मैं 1970 में राजनीति में आया, 70 से 74 तक मैं जनसंघ में रहा, उसके बाद फिर मैंने अनेक दल बदले। 2013 में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुझे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े समारोह में, जो पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर में आयोजित किया गया, भाजपा में मैं शामिल हुआ। भाजपा के टिकट पर मैं 2013 में एमएलए ऐसी सीट से बना जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेके और मेरे विधायक बनने तक हारती रही। बदरपुर 1952 में पंडित सुखदेव फ्रीडम फाइटर थे, पहले विधायक थे। उससे तब से लेके और 2013 तक मेरे चुनाव जीतने तक भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, जनता पार्टी हो, कभी बदरपुर से चुनाव नहीं जीती। मैं पहली बार चुनाव जीता। मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2020 में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। मुझे पार्टी ने, मैंने तो आग्रह भी नहीं किया था, लीडर को क्वेश्चन बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। मैं लीडर को क्वेश्चन था, मैंने तो लोकसभा का टिकट भी नहीं मांगा। आप पूछ सकते हो, मैं आपके माध्यम से सभी को जानकारी दे रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मुझे साउथ दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। मोदी जी के आशीर्वाद से, मतदाताओं के आशीर्वाद से मैं विजयी रहा और पिछले 7 महीने से। और ये दूसरी बार आप जीते हैं? नहीं, मैं 4 बार दिल्ली विधानसभा का मेंबर रहा। 1993 में, 2003 में, 2013 में, 2020 में, और लोकसभा का चुनाव में पहली बार 1991 में श्री एचकेएल भगत, कभी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे, पूरी दिल्ली। पूरी दिल्ली। अब मैं साउथ दिल्ली का रहने वाला आदमी, मैंने उनके खिलाफ, लेकिन आप जैसे बताते हैं कि आपने सीखा भी बहुत है थोड़ा सा फिर पॉलिटिकल। देखिए बात यह, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 70 से लेकर 74 तक जनसंघ में रहा, उसके बाद मैं अनेक दलों में रहा। मैं कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी का कन्वीनर रहा, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे। मैं वीपी सिंह साहब के साथ जनता दल का राष्ट्रीय महामंत्री रहा, उनके कैंपेन का नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा।
मैं माननीय काशीराम जी के साथ बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री रहा। आदरणीय बहन मायावती जी को उपाध्यक्ष बना दिया था। एनसीपी में मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी था और प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। सर बहुत सारे किस्से होंगे आपके पास पॉलिटिकल, इतनी लंबी जर्नी है। दिल्ली की सियासत को बहुत नजदीक से देखा है, दिल्ली के सियासतदानों को बहुत नजदीक से देखा होगा, सेंट्रल में जो लीडरान आए हैं बाहर अलग अलग स्टेट से उनको भी करीब से देखा होगा। मैंने कुछ ऐसे दिलचस्प जो किस्से हैं कुछ अगर शेयर मैंने करें तो। दिल्ली भी देखी है और बहुत अच्छी दिल्ली देखी है और दिल्ली के बहुत अच्छे नेता भी देखे हैं। कुछ एक आध दो वाकया यदि आज मुझे भगवान मिल जाए तो मुझे पूछे कि रामवीर बुधूरी आप मांगिए आपको क्या चाहिए, तो मैं कहूँ कि मुझे वो दिल्ली जो 1960 वाली दिल्ली होती थी या 1960 से लेकर 1970 तक की जो दिल्ली हमने देखी, दिल्ली में साफ हवा थी, कुएं का पानी था, बगैर यूरिया के सब्जी उगाई जाती थी, फसल उगाई जाती थी। आपको गर्मी लग रही है शायद उसी वही हाँ जो आप हाँ वो है शुद्ध जो आप जी जिसका जिक्र कर रहे हैं तो शुद्धता का। ऐसा समय हमने देखा है दिल्ली में ट्रैफिक नहीं था, कोई दिल्ली पॉल्यूशन नहीं थी, पॉल्यूटेड नहीं थी। और दिल्ली में मैंने कैसे नेताओं के साथ काम किया, श्री बलराज मधोक जी, श्री अमल सोंधी साहब। लाल मधोक जी साउथ दिल्ली से एमपी थे, नई दिल्ली से अमल सोंधी जी थे, और आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी 1967 में जब दिल्ली के पहले जनसंघ के मुख्य कार्यकारी पार्षद बने, जस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर, तो हमने उनका समय भी देखा। लेकिन 70 में हम राजनीति में सक्रिय हो गए थे। तो दिल्ली में दो पार्टियां थी, जनसंघ और कांग्रेस। कांग्रेस में चौधरी वेद प्रकाश जैसे लीडर थे जो फ्रीडम मूवमेंट से आए थे और दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनको भी हमने देखा। और कांग्रेस में और अनेक नेता थे, राधा रमन जी थे, फ्रीडम फाइटर थे, अमरनाथ चावला जी थे, बाद में चौधरी दलीप सिंह जी थे। और जनसंघ में जैसे मैंने आपको कहा, माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, अपने क्या नाम है मधोक साहब, एमएल सोंधी साहब, राम गोपाल साल वाले, हरदयाल देवगुण, कंवरलाल गुप्ता मैं एमपी थे। दिल्ली में 1967 में लोकसभा की 7 सीटें थी, 6 सीट जनसंघ ने जीती और केवल 1 सीट कांग्रेस ने जीती, चौधरी वेद प्रकाश जी ने 67 में। और एमपी कौन थे? चौधरी वेद प्रकाश जी एमपी थे, बलराज मधोक जी एमपी थे साउथ दिल्ली से, नई दिल्ली से अहमद सोंधी साहब थे, राम गोपाल चाल वाले ईस्ट दिल्ली से एमपी थे, कंवरलाल गुप्ता जी सदर से एमपी थे, विद्यार्थी जी रिजर्व सीट से एमपी थे। तो ये कांग्रेस और जनसंघ के जो भी नेता थे बहुत ठहरे हुए लोग थे और उनके दामन पर कोई दाम नहीं था। कुछ कहानियां जरूर बताइए। सादगी, उनकी ईमानदारी देखने से अलग ही दिखाई पड़ते थे। सर किसी के साथ कोई वाकया, कुछ अच्छी यादें हो आपकी किसी नेता के साथ जो आप आज भी जिसको याद करते हो तो आपको अंदर से खुशी होती है? नहीं, मैं चौधरी वेद प्रकाश जी को बहुत याद करता हूँ, वीके मल्होत्रा जी को भी बहुत याद करता हूँ, जब वो दिल्ली के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली के लोग कहते थे, दिल्ली का देश के लोग कहते थे, दिल्ली कॉलेजों वाली दिल्ली है। 16 कॉलेजेस खोले थे श्री वीके मल्होत्रा जी ने। दिल्ली में पहले फ्लाईओवर की नींव श्री वीके मल्होत्रा जी ने रखी थी। कौन सा था? कौन सा फ्लेवर था सर? जी, कौन सा फ्लाईओवर था? 67 से ये विकासपुरी का। अभी आप एक जिक्र कर रहे थे राशन कार्ड वाला इशू कुछ था कि पूर्वांचल के लोगों का नहीं बनता था यहाँ पे। क्या है कि जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से श्री वीपी सिंह जी की सरकार बनी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री मदन लाल खुराना जी थे, साउथ दिल्ली से एमपी थे, जिस सीट से आज मैं एमपी हूं।
खुराना जी के और मेरे बीच में बातचीत हुई। खुराना जी का कहना यह था कि भाई भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह जी की सरकार चल रही है, हमारा जनाधार झुग्गी झोपड़ी में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, गांव के एक्सटेंड आबादी में बड़ा कमजोर है, हमने अपने जनाधार को मजबूत करना है। तो मजबूत कैसे हो सकता है, तो हम दोनों ने बैठ के बातचीत की। आपने खुराना जी ने? तो दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी, टाटा बिरला का राशन कार्ड बन सकता था, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में राशन कार्ड बनाने पर रोक लगाई हुई थी, जिसमें कि मैक्सिमम पूर्वांचल के लोग रहते थे। और मैं उस समय झुग्गी झोपड़ी के बीच में रह के झुग्गी वालों की लड़ाई लड़ता रहता था कि झुग्गी वासियों को राशन कार्ड बना के दो, झुग्गी तोड़ो तो उनको उसके बदले में रहने के लिए निवास बस्ती में प्लॉट दो, झुग्गी झोपड़ियों में बिजली पानी की व्यवस्था करो, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलो, पार्क खोलो। लेकिन एक नया पैसा झुग्गी झोपड़ी के डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया जाता था। तो हम प्रधानमंत्री जी के पास गए, वीपी सिंह जी के पास, और हमने ये सारा उनको हालात बताए। एक ये इशू था, दूसरा था कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलाइज नहीं किया गया है। जब तक रेगुलाइज नहीं होंगी तो विकास के काम नहीं हो सकते। हमने संगम विहार की उनको मिसाल दी कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, लेकिन क्योंकि रेगुलाइज नहीं है इसलिए वहां हम सड़क नहीं बना सकते, वहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो वीपी सिंह साहब ने कहा इसके लिए क्या करना है। तो मैंने उनसे आग्रह किया, मेरा ही क्षेत्र है गोविंदपुरी, इसके अगल बगल में 3 झुग्गी झोपड़ी कैंप थे, बड़े झुग्गी झोपड़ी कैंप, जहां भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको फ्लैट बना के दिए, कम से कम 30% लोगों को मिलकर 70% लोगों को भी जल्दी मिल जाएंगे। वो योजना आगे बढ़ रही है। तो 1 जनवरी 1990 को हम वीपी सिंह जी को गोविंदपुरी की झुग्गी झोपड़ी में लेकर आए। पहले उस जनसभा में मेरा भाषण हुआ, उसके बाद खुराना जी बोले, फिर प्रधानमंत्री जी बोले। तो हमने ये कहा कि देखिए, दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग झुग्गियों में रहते हैं, इनको महंगा राशन खरीदना पड़ता है, अमीर लोगों का राशन कार्ड बन सकता है, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि गरीब लोगों के राशन कार्ड बनाने पर रोक लगी हुई है। दूसरी बात हमने कही कि झुग्गी तोड़ी जाती है तो उसके बदले में उनको पुनर्वास बस्ती में प्लॉट देकर नहीं बसाया जाता है। झुग्गियों में बिजली पानी नहीं है, अंधेरा है, नाली खड़ंजा नहीं है, गंदगी है, बीमारी फैलती है। तो वीपी सिंह साहब जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने स्पेशली कहा कि रणदीप सिंह बिधूरी ने झुग्गी वासियों के लिए राशन कार्ड मांगा है। उस समय मंच पर दिल्ली के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह भी बैठे हुए थे और चीफ सेक्रेटरी थे विजय कपूर साहब। उन्होंने कहा कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर आज आदेश दे रहा हूं कि 3 महीने के अंदर दिल्ली की जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है, जितने लोग इन झुग्गियों में रहते हैं, उनको राशन कार्ड बना के दे दिया जाए। 3 महीने के बाद मैं फिर आऊंगा और कोई झुग्गी वासी राशन कार्ड बनवाने के लिए राशन के दफ्तर नहीं जाएगा। राशन डिपार्टमेंट के अधिकारी झुग्गियों में जाएंगे, फोटो खींचेंगे और वही उनको राशन कार्ड बना के देंगे। और 3 महीने के बाद मैं फिर एक बड़ी सभा झुग्गी वासियों की इसी स्थान पर करूंगा। 3 महीने के बाद उन्होंने फिर झुग्गी झोपड़ी में जाने का फैसला किया। लगभग उनकी सभा में 1.5 लाख लोग थे, सारे झुग्गियों से आए थे। उन्होंने पूछा क्या झुग्गी वासियों को राशन कार्ड मिल गए हैं? हाथ उठ गए, सबको मिल गए। क्या कोई ऐसा कोई एक व्यक्ति है जिसको राशन कार्ड ना मिला हो? एक हाथ नहीं उठा। तो राशन कार्ड बनवा के दिए। प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से 200 करोड़ रुपया तुरंत झुग्गी झोपड़ियों में नाली खड़ंजा, पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था करने के लिए दिया। झुग्गी झोपड़ी तोड़ने पर रोक लगा दी, झुग्गी झोपड़ी में टोकन लगवा दिए और झुग्गी वासियों के लिए उस समय दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए। तब का विजन, एक मिनट रुके, तब का विजन और आज 1 नेशन 1 कार्ड हो गया है और आज जहां झुग्गी वहां मकान भी बन रहा है। तो वही उसको लिंकअप हो रहा है उससे। जी, पीएम के विजन से 1 नेशन 1 कार्ड जहां झुग्गी हुई मकान, तो वो तो नींव तो आपने 90 में ही रख दी थी। जो 1990 में जो नींव रखी थी उसके बाद तो वो योजना ठप हो गई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने 1 नेशन 1 राशन कार्ड दी जहां झुग्गी और जहां झुग्गी वही मकान।
6,500 झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट बना के दे दिए हैं। लगभग 1 दर्जन झुग्गी झोपड़ी कैंप ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जल्दी से टेंडर हो जाएंगे। और कई स्थानों पर फ्लैट बनाने का काम उन्हीं की कुछ तेजी से चल रहा है। पसंदगी नापसंदगी पे ऑनलाइनर सवाल ले लेते हैं। इसके साथ एक और बताना चाहता हूँ, जब हमने कहा कि दिल्ली में जब तक अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलाइज नहीं की जाएगी तब तक वहाँ नागरिक सुविधाएं नहीं दी जा सकती, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो वीपी सिंह साहब ने श्री मदन लाल खुराना और मेरे आग्रह पर दिल्ली की 91 अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलाइज की है। और उसके बाद 1700 कुछ कॉलोनियां माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको नियमित करने का फैसला लिया, उनको मालिकाना अधिकार देने का फैसला लिया। एक ऐतिहासिक काम जिसको आने वाली पीढ़ियां अच्छा याद लगता होगा करेंगी। ना कि जो सपना आपने 90 में देखा था वो आके 2020-24 में पूरा हो रहा है, तो पूरा हो रहा है, ये अच्छा भी लगता होगा, अफसोस भी होता होगा कि ये करीब 3 दशक के आसपास दिल्ली वालों को बेकार चले गए। क्यों चले गए? उसका कारण क्या है कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर सरकार गिर गई, फिर 2015 में चुनाव हुए, 67 सीटें उन्होंने जीती। उसके बाद 2020 में 62 सीटें जीती। मिनिस्ट्री ऑफ यूडी ने, तब मिनिस्ट्री ऑफ यूडी होती थी, अब उस मिनिस्ट्री का नाम है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। सारी पावर्स दिल्ली सरकार को डेलीगेट की हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल ने, जबकि उनके पास सारे अधिकार थे, ना किसी कॉलोनी को रेगुलाइज किया, ना किसी एक झुग्गीवासी को कहीं पक्का घर बना के दिया। और यदि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने कुछ फ्लैट्स बनाए इनके टाइम में नहीं, पहले, वो आज जर्जर हालत में हैं, वो झुग्गी वासियों को अलॉट ही नहीं किए गए। तो जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, लगभग ये 53,000 फ्लैट्स बनने हैं, 33-34,000 फ्लैट्स तैयार हैं, उनको रेनोवेट करके और बाकी जो फ्लैट्स और बनाने उनको बनाकर ये सारे फ्लैट्स जो हैं वो झुग्गी वासियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। वो लाइनर पे आता है सर, कि क्या पसंद है क्या नापसंद है। बिल्कुल सर, मॉर्निंग आपकी कैसे होती है? सुबह की शुरुआत कैसे होती है आपकी? सुबह क्या है, मैं रात को यदि मान लो 12 बजे अगर मुझे सोने का समय मिलता है या रात को 2 बजे सो, मेरी आंख 5:30 बजे खुल जाती है। बेटी से होते हुए जी, बेटी से शुरुआत होती होगी? नहीं, सुबह उठ के मैं जो है थोड़ा सा आधा गिलास गर्म पानी लेता हूँ। खाना क्या? उसके बाद फिर थोड़ा योगा करने के बाद और फिर अपना ब्रूस वगैरह करके खाना क्या पसंद है? खाना घर में जो सादा होता है, कुछ अपना फ्रूट ले लिया। मेरे घर में जो सब्जियां पकाई जाती है सब ऑर्गेनिक है। हम अपने खेत में सब्जी उगाते हैं, उसमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, जो अनाज हम पैदा करते हैं उसमें हम यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने पशुओं को, गायों को, गाय पाल रखे हैं? गाय है, जो हम उनको चारा देते हैं, भूसा जो है वो भी ऑर्गेनिक है। कितनी गाय होगी सर? हमारे पास 7-8 गाय हैं। हम उनको चाहे भूसा वो ऑर्गेनिक, हम बरसम उगाते हैं, मक्की है, ज्वार है, तो गाय बहुत चाव से खाती है। तो हम एक दाना भी क्या यूरिया नहीं डालते हैं। उनके लिए वक्त निकाल पाते हैं जो आप बता रहे हैं? नहीं, कभी कभी चले जाते हैं। अब उनकी देखभाल तो परिवार के लोग सब करते हैं। बड़ी व्यस्तता रहती होगी ना दिल्ली में, रहती पॉलिटिकली। है तो कितना घंटा अपने कुछ टाइम घर परिवार वालों को निकाल पाते हैं? बहुत कम, बहुत कम होता है। ये शिकायत रहती है मेरे परिवार वालों को। अब सारा दिन कहीं, और क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पार्लियामेंट की सीट हमारी बहुत बड़ी है। सर फिल्म देखते हैं? पुरानी फिल्में, नई फिल्म मैंने नहीं देखी। रोमांटिक या एक्शन? नहीं, ये दिलीप कुमार की फिल्म, रोमांटिक फिल्म पसंद पड़ता है? ये जो पुरानी जो फिल्में थी ना जी, कौन सा मदर इंडिया, मुगले आजम, वक्त फिल्म हीरो बहुत कौन अच्छी सा है। हीरो सर? नहीं, हीरो तो चाहे राजेंद्र कुमार हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे राज कपूर हो। पसंदीदा एक्ट्रेस?
एक्ट्रेस मधुबाला। कोई गाना सर याद हो? कौन से ऐ मेरे पसंद? वतन के लोग। गुनगुना के सुनाइए जरा। कौन से सिंगर पसंद? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार और हमारे क्या नाम है जो पुराने जो हमारे जैसे मैंने आपको बताया है, चाहे महेंद्र कपूर हो, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी। गांव का जीवन पसंद है कि या शहरी जीवन? गाँव का। गांव का जीवन। जैसे क्या मौका मिलता है गांव के जीवन में जाने का? बहुत कम आना जाना होता है। अब तो दिल्ली के गांव भी शहर में तब्दील और हो गए बचपन हैं। कैसे गुजरा सर? जी? बचपन कैसे गुजरा? बचपन बहुत शानदार था। जैसे मैंने आपको बताया, हवा साफ थी, कुएं का पानी पीते थे, खेत में जो सब्जी उगाते थे ऑर्गेनिक थी, अनाज सब ऑर्गेनिक होता था क्योंकि तब यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता था। और गांव की गलियों में जो है ना, हम लोग अपना, अब तो लोग बच्चे हॉकी खेलते हैं ना, तो वही जो तो आपका पसंदीदा गेम कौन सा था? हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। मैं देशबंधु कॉलेज में था, मैंने ग्रेजुएशन देशबंधु कॉलेज से की, तो मैं वॉलीबॉल का कैप्टन था। हाँ, तो धोनी जी हमें हमें इस बार कैप्टन जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है, कैप्टन की भूमिका में रहेंगे? देखिए ये तो पार्टी की लीडरशिप को तय करना है। मैं तो क्योंकि अब पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मुझे तो और लगभग 100-1.25 साल अपने लोकसभा मौका क्षेत्र मिले की तो चिंता करनी है। मौका मिले तो नहीं, मैं इसका कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये अभी जो जिम्मेदारी है उसी को पूरा करना। अभी उसको पूरा करेंगे। बहुत जिम्मेवारी दी है इस पार्टी ने, बहुत कुछ दिया मुझे चुनाव भी लड़ाया, मुझे लीडर अपोजिशन भी बनाया, मुझे लीडर अपोजिशन रहते पार्लियामेंट का मेंबर भी बनाया, सर एक बात रह गई, और कांग्रेस की मैनिफेस्टो स्थिति क्या कमेटी है? का चेयरमैन बनाया है। कभी ये जिम्मेवारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास, मदन लाल खुराना जी के पास, कैलाश साहनी जी के पास, माननीय विखे मोहता जी, बड़े सीनियर लीडर्स के पास ये जिम्मेवारी रही है। और पार्टी ने इतना महत्वपूर्ण कार्य मुझे दिया है करने के लिए, तो मुझे ये काम करने में बहुत आनंद आता है। मुझे तो सब कुछ दे दिया। अब मेरे लिए आप कहेंगे कि मैं कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा हूँ या मैं मुझे कुछ और मिल जाए, मुझे जो दिया है मेरी योग्यता और मेरी योगदान से ज्यादा मुझे मिल सर गया। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि सिर्फ डायरेक्ट आपकी भाजपा और आम आदमी पार्टी की देखिए, फाइट है? कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी होगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, इस बार लोगों ने अपना मन बना लिया है कि भाई एक मौका अब दिल्ली में भाजपा को देंगे। लोग अब ये सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं कि केजरीवाल जी रोज एक ही बात कहते हैं, आतिशी जी एक ही बात कहती है, हमको मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हमको गृह मंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, हमको एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें दिल्ली के जो सरकारी अफसर हैं उनका सहयोग नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं यार, अगर मोदी जी इनको काम नहीं करने दे रहे हैं, गृह मंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, तो इनको तो अभी 5 साल रहना है। तो ये रोज रोज का जो रोना धोना है इनका, इसलिए इनको हटाओ और दिल्ली में भाजपा की सरकार लाओ, जिससे कि डबल इंजन की सरकार होगी। सर पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी रो पड़े। देखिए, रोना धोना तो बहुत बार करते रहते हैं, अनेकों बार देखा हमने, लेकिन यदि उनको रोना आया तो लोगों को कुछ ऐसा लगा कि एक होता है जो अंदर से लोगों को लगा कि थोड़ा कुछ जो रोना धोना था उसमें कोई क्या कहेंगे कि एक नेचुरल होता है ना, क्या कारण रहा मुझे नहीं मालूम है। कई बार कोई भी व्यक्ति जब रोता है, व्यक्ति महिला हो आदमी हो, तो पता लग जाता है यार मन से उसको कोई तकलीफ हुई है। थोड़ा सा मुझे देखा मैंने तो मुझे हमें लगता है कि सारे सवाल हम लोगों के हो गए हैं जोड़ी जी से। जोड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्त समय में समय निकाला अमर उजाला के लिए। जैसा कि अभी बातचीत से स्पष्ट है कि विरोधी जी ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो हम लोगों ने किया इनसे, वो तीखे सवाल हों, वो सामान्य सवाल हों, उनकी लाइफ से सवाल हों, लेकिन इनका जो कई सारी चीज़ें, कई एक्सक्लूसिव भी दिया कि भाजपा ने जो अभी ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया हुआ है
उसकी भी जानकारी दी कि वो आश्वस्त किया कि नहीं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और साथ साथ ये भी भरोसा इनको है, दावा है विदोड़ी जी का कि इनकी सरकार बनेगी और भाजपा को जो है 50 से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।